इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई है। You have a damn good chance of coming out okay because of एक पक्ष यूक्रेन के साथ खड़ा है तो दूसरा पक्ष अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। लंदन में यूरोपीय नेताओं की अहम बैठक हुई जिसमें यूरोप ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस बीच जेलेंस्की ने एक बार फिर अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध अब अमेरिका बनाम यूरोप में बदलता जा रहा है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान और चीन की मुश्किलें बढ़ाएंगे बलूच समूह, नेशनल आर्मी बनाने का किया ऐलान। बलूचिस्तान के पाकिस्तान से अलग होने की चर्चा तेज। बांग्लादेश को कब मिलेगी जनता द्वारा चुनी सरकार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिया जवाब। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर की अहम टिप्पणी। ईरान में बढ़ती महंगाई पर भड़की संसद, वित्त मंत्री के खिलाफ लाया गया महाभियोग, मचा हड़कंप। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया का इकलौता एयरपोर्ट जहां उतरते ही 3 देशों में निकलेंगे बाहर। तो अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। कई सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पक्ष ले रहे हैं, क्या उदार विश्व व्यवस्था खत्म होने वाली है? जेलेंस्की और ट्रंप की बहस के बाद पूरी दुनिया दो पक्षों में बंट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन नेता यूक्रेनी राष्ट्रपति को रूस के साथ युद्ध पर अपना स्टैंड बदलने या पद छोड़ने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देश जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की अध्यक्षता में 18 नेताओं का शिखर सम्मेलन किया। इस दौरान ट्रंप और जेलेंस्की की बहस से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने तक विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें यूरोपीय नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि उन्हें रक्षा पर ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि ट्रंप को दिखाया जा सके कि महाद्वीप अपनी रक्षा कर सकता है। 800 बैठक में यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर पीस प्लान पर सहमति बनी है। इसे अमेरिका के सामने पेश किया जाएगा। स्टामर ने कहा कि ये वक्त बात करने का नहीं बल्कि एक्शन का है। ये ध्यान रखना होगा कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। हम इस बात पर सहमत है कि ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य लोग यूक्रेन के साथ लड़ाई रोकने की योजना पर काम करेंगे, जिस पर हम अमेरिका के साथ आगे चर्चा करेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि यूरोपीय देश इस शांति प्रस्ताव में अमेरिका को शामिल करने की कोशिश की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अमेरिका को चेतावनी भी देते नजर आए। यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यूक्रेन के साथ यूरोपीय देशों की सेना में 2.6 मिलियन सैनिक हैं, जबकि अमेरिका के पास 1.3 मिलियन, चीन के पास 2 मिलियन और रूस के पास 1.1 मिलियन सैनिक हैं। यूरोप अगर गिरना जानता है तो उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए। मौजूदा वक्त में यूरोप कल्पना और साहस की कमी से ग्रस्त है। ये एक विरोधाभास है कि 50 करोड़ यूरोप की जनता 30 करोड़ अमेरिकियों से गुहार लगा रही है कि वे 14 करोड़ रशियन से उनकी रक्षा करें। टस्क ने यूक्रेन पर वॉशिंगटन की स्थिति को एक दुविधा बताया और कहा कि हमें इस दुविधा से उबरने की जरूरत है। इस बीच जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे ट्रंप के साथ बहस के बाद भी अमेरिका के साथ बातचीत करने को इच्छुक है। अगर मुझे मिनरल डील के लिए बुलाया जाता है तो मैं व्हाइट हाउस वापस जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग करने वालों को भी करारा जवाब दिया। जेलेंस्की ने कहा कि अगर उनका इस्तीफा यूक्रेन की नाटो सदस्यता के बदले में हो सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं नाटो के लिए योग्य हूं। जेलेंस्की ने यह भी साफ किया कि उन्हें हटाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव कराना ही काफी नहीं है, आपको मुझे भाग लेने से रोकना होगा और ये थोड़ा मुश्किल होगा। साफ है अब ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुए इस संघर्ष को लेकर अब यूरोप और अमेरिका आमने सामने आते जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते तनाव की। तो पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान के देश से अलग होने की चर्चा तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब बलूच समूहों ने जो ऐलान किया है उसने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है। बलूच समूहों ने अपनी राष्ट्रीय सेना बनाने की घोषणा की है। दरअसल हाल ही में बलूच प्रतिरोध समूह ने सिंधी अलगाववादी समूहों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया है, जिसके बाद बलूच राजी आजोई संगर यानी ब्रास की संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसमें सहयोगी संगठनों बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स और सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन
सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसके मुताबिक बैठक 3 दिनों तक चली, जिसमें बलूच राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक चरण में पहुंचाने के लिए अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि ब्रास जल्दी ही बलूच राष्ट्रीय सेना का रूप ले लेगी। बलूच समूह के इस ऐलान ने पाकिस्तान के साथ ही चीन की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ब्रास का ये ऐलान पाकिस्तान की तरफ से संचालित किए जा रहे चीन के CPEC प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में खनन प्रोजेक्ट्स और ग्वादर एयरपोर्ट के निर्माण में भी चीन का योगदान रहा है। ऐसे में बलूच की ये घोषणा इन प्रोजेक्ट्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इन पर बलूच आर्मी पहले भी हमले कर चुकी है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान दोनों के ही स्थानीय समूह बलूचिस्तान में ज्यादा स्वायत्ता के लिए दशकों से संघर्ष कर रहे हैं और 16 जनवरी को पाकिस्तान पर ईरान की तरफ से किए गए हमले के बाद से तनाव और बढ़ गया है। यहाँ तक कि ये मुद्दा पाकिस्तानी संसद में भी उठ चुका है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजर उर रहमान ने संसद में कहा कि पाकिस्तान से एक और बांग्लादेश निकलने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान प्रांत के 5 से 7 जिले खुद को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। बलोच गुट के इस ऐलान से ये तय माना जा रहा है कि बलूचिस्तान एक नया देश बनने की तैयारी में है, यानी हिंदुस्तान के पड़ोस का नक्शा फिर बदल सकता है। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश में चुनाव की। तो जब से बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से ही देश के राजनीतिक और सामाजिक हालात काफी अस्थिर हैं। यहाँ तक कि सेना प्रमुख भी इस बात को मान चुके हैं कि उनके देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूनो सरकार देश के बिगड़ते हालात पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे में देश में चुनाव की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिर उद्दीन ने देश में स्थायी सरकार के चयन के लिए आम चुनाव को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि आम चुनावों की तैयारी चल रही है। अंतरिम सरकार ने 2 समय सीमा निर्धारित की है, इस साल दिसंबर, और अगर कुछ बड़े चुनावी सुधार हो तो जून 2026 में आम चुनाव होंगे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भी अहम टिप्पणी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग का एकमात्र एजेंडा देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव कराना है। हम बांग्लादेश के 18 करोड़ लोगों के एजेंडे को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि वोट लोगों का अधिकार है और हमें अपार संघर्ष की कीमत पर यह अधिकार हासिल करना है। अब हम अधिकार स्थापित करने और एक सुंदर और स्वीकार्य चुनाव की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनावों में हेरफेर करके कोई चुनाव जीत तो सकता है, लेकिन हमेशा सत्ता में नहीं रह सकता। इतिहास यही कहता है। इस दौरान उनका निशाना पूर्व PM शेख हसीना पर था। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव को लेकर काफी वक्त से तनाव देखा जा रहा है। अंतरिम सरकार पर चुनाव में देरी के आरोप लग रहे हैं। मोहम्मद यूनुस पर आरोप लग रहे हैं कि सत्ता में बने रहने के लालच के चलते वो जल्दी चुनाव नहीं करवा रहे। यहाँ तक कि पूर्व PM खालिदा जिया की पार्टी BNP ने भी जल्दी चुनाव कराने की मांग की है। बहरहाल चुनाव आयोग ने अब चुनाव को लेकर स्थिति साफ कर दी है। और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरानी वित्त मंत्री के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की। तो ईरान की मुद्रा रियाल में गिरावट आई तो कुप्रबंधन के आरोप में देश ने एक ही झटके में अपने वित्त मंत्री को चलता कर दिया। दरअसल इन दिनों रियाल में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को बाजार में रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9,20,000 से ऊपर पहुंच गई, जो कि 2024 के मध्य में 6 लाख के आसपास थी। रियाल की ये गिरावट ईरान की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा संकट बन गई है। ईरान पहले से ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है और अब ये ईरान के लिए एक और बड़ा झटका है, जिससे ईरान बौखला गया। इसके बाद ईरान के वित्त मंत्री के खिलाफ संसद ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी। संसद ने आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से देश के वित्त मंत्री को बर्खास्त करने के लिए मतदान किया। संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने कहा कि 273 सांसदों में से 182 ने अब्दुल नासर हेममती के खिलाफ मतदान किया। बता दें कि सदन में 290 सीटें हैं। इस तरह वित्त मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया। अब नए वित्त मंत्री की तलाश की जा रही है, जो रियाल में हो रही गिरावट को न सिर्फ रोक सके बल्कि इस मुद्रा को ऊपर भी उठा सके। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की कैबिनेट में ये पहली बर्खास्तगी बताई जा रही है। ये बर्खास्तगी पेजेश्कियान के पदभार संभालने के 6 महीने बाद की गई है। ईरान की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया का इकलौता एयरपोर्ट, जहां उतरते ही 3 देशों में निकलेंगे बाहर। जी हाँ, हमारी दुनिया बेहद विचित्र है।
और आज हम आपको एक ऐसे ही विचित्र एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं बेसल मलहाउस फ्रीबर्ग एयरपोर्ट की। ये यूरो एयरपोर्ट वैसे तो फ्रांस में है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के लोगों को बहुत सहूलियत देता है। इसकी लोकेशन सबसे अनोखी पहलू है। ये तीनों देशों से सटा हुआ है। इस एयरपोर्ट में स्विट्जरलैंड और फ्रांस के कस्टम बॉर्डर भी एक ही छत के नीचे हैं। ऐसे में अगर आप एक एग्जिट गेट से निकलते हैं तो आप स्विट्जरलैंड में होंगे और दूसरे से निकलने पर फ्रांस पहुंच जाएंगे। जैसा हमने पहले कहा कि एयरपोर्ट फ्रांस में है, लेकिन ये स्विस और फ्रेंच कस्टम जोन में बटा हुआ है। इस वजह से एयरपोर्ट में अलग अलग मुल्कों के कानून लागू हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले है। कई बार वो अनियमित रूप से स्विस साइड का इंस्पेक्शन कर लेते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर स्विस साइड की सुरक्षा और कस्टम की जिम्मेदारी स्विस सुरक्षा एजेंसियों के पास है। यात्री भी अपने हिसाब से यूरो या फिर स्विस फ्रैंक का इस्तेमाल करेंसी के रूप में कर सकते हैं। 1930 में ये आइडिया आया था कि एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जाए जिससे फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सहयोग नजर आए, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये काम रुक गया। हालांकि 1946 के बाद ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ और युद्ध के बाद देशों के बीच सहयोग को दर्शाने लगा। एयरपोर्ट को बनाने के लिए ज्यादा फंडिंग स्विट्जरलैंड की तरफ से दी गई थी, वहीं फ्रांस ने अपनी जमीन दी थी। इस एयरपोर्ट से तीनों देशों के 3 शहरों में घुसने का रास्ता है। ये शहर हैं जर्मनी का फ्रेबर्ग एम ब्रेस्को, तो फ्रांस का मलहाउस और स्विट्जरलैंड का बेसल। इस एयरपोर्ट जर्मनी और स्विट्जरलैंड के एडवाइजर शामिल हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन